अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 16 तक देख लिया है स्पेक्ट्रम के। ठीक है। और आज जो है, आज हम लोग देखेंगे स्वराजिस्ट का उदय होना, सोशलिस्ट आइडियाज का आना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का आना, और कुछ अलग अलग जो छिटपुट और अलग अलग फोर्सेस जो काम कर रहे थे उन सबको। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था असहयोग आंदोलन के साथ, जिसमें कि हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक यूज की वो सब देखा। फिर उसे बंद क्यों कर दिया गया अब्रप्टली, चौरी चौरा का इंसिडेंट, वो देखा। क्यों किया गया बंद? क्योंकि यहाँ पे 22 पुलिसमैन जो है उन्हें जला दिया गया था, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। इस वजह से गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से अपना यह आंदोलन को वापस ले लिया। और भी कुछ कारण थे वापस ले लेने के, क्योंकि खिलाफत जो है इसका उद्देश्य जो था वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। अंग्रेजों ने टर्की में उसको, जो वहाँ का खलीफा था, उसे हटा दिया था। तब कोई मतलब बचा नहीं था खिलाफत वाले आंदोलन करने वालों के लिए भी कि वो क्यों वहां पे पार्टिसिपेट करे। तो ये कुछ रीजंस थे हम लोगों ने जो लास्ट क्लास देखा था उसमें। तो ऐसे करते करते ना 1920, 21, 22 का समय जो है वो आ चुका है। अब आगे क्या होता है? अब देखो क्या चीज है। यहाँ पे स्ट्रगल, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया बंद। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग जो है असहयोग आंदोलन नहीं कर रहे, अब हम लोग यहाँ पे खिलाफत आंदोलन नहीं कर रहे। तो अब करे तो करे क्या? ठीक है। अब हमारे बीच में आ गई समस्या, क्या वैक्यूम क्रिएट होने लग गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलो आप बताओ, अगर मान लो ऐसा होता, वैक्यूम क्रिएट हो जाए, आप उस जगह पे होते लीडर, तो आप लोग क्या करते? अपने अपने आइडियाज दो, बताओ। तीनों लोग क्या करते? क्योंकि अभी अभी स्ट्रगल कंप्लीट हुआ, आपका अनसक्सेसफुल हो गया, दोबारा आप स्ट्रगल लॉन्च करते या क्या करते? अपना अपना ओपिनियन दो फटाफट। बोलो। सर कुछ तो जरूर करते, क्योंकि क्या बैठ करते? तो नहीं जाते, इतना दूर तक लेके आ रहा है। मतलब इसमें हम्म। था कि लग रहा था कि आजादी मिल जाएगी, लेकिन हम्म। चौरी चौरा जो कांड हुआ उसके चलते वापस लेना पड़ा, तो सारा ये हो गया। तो हम्म। कुछ तो और लगा कि नहीं, थोड़ा एफर्ट और लगाएंगे, सारे जो रिवोल्यूशनरी वाले भी जितना भी थे, वो भी ग्रुप वाले, वो भी कुछ हम्म। सोचते कि कुछ करना है आगे, ऐसे बैठ हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ जाएंगे। ओके। सामने हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होता? ऑप्शन बताओ क्या क्या होता। तन। चलो फिर तो मैं एक तरफा पढ़ा जाऊंगा, बोरियत हो तो अच्छी बात है, नींद आए तो अच्छी बात है, कोई नहीं सोच है। रहे हैं, बताएंगे। हाँ। सोच रहे हैं फिर। अच्छा, सोचो सोचो सोचो, ठीक है, जब सोचो तो हम्म। मुझे बता देना, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, गांधी अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है। पूरा मूवमेंट जो है ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये सोचने वाली बात है। तो इस समय कुछ लीडर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें ना वापस से सरकार में जाना चाहिए। मैंने कहा था मॉडलिंग रिफॉर्म में थोड़ा थोड़ा इन्हें एंट्री मिलने लग गया था। मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उसमें थोड़ा और इन्हें मिलने लग गया एंट्री, प्रोविंशियल वगैरह एरिया में, जो इतने सारे हम लोगों ने रिफॉर्म देखे थे। तो वहाँ पे चितरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, अजमल खान है। इन सब लोग का कहना था कि हम लोग को ना इस मोमेंट को अब थोड़ा सा थम करके अपना थोड़ा यहाँ पे सदन में जा करके काम करना चाहिए। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये सब जो थे, ये चाहते थे कि बायकॉट जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अब हम इसे रोक दे, खत्म करें। हम लोग अभी तक बायकॉट कर रहे थे प्रोडक्ट का। ठीक है, विदेशी प्रोडक्ट का हम लोग बायकॉट कर रहे थे, यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम लोग हर चीज का बायकॉट कर रहे थे। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इन सब का कहना था कि प्लीज हम लोग को अब मेरे ख्याल से लेजिस्लेटिव काउंसिल का बायकॉट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं ना, तो हम उन्हें एक्सपोज कर पाएंगे, उनकी जो बेसिक कमजोरी है उनको हम एक्सपोज कर पाएंगे। और यहाँ पे ना हम लोग ऐसा इस तरीके से काम करेंगे ताकि कहीं एंड और मैंड, या तो बदलो या तो समाप्त हो जाओ, इस पॉलिसी के ऊपर हम काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती नेशनलिस्ट को, तो हम लोग उनके हर काम में बाधा डालेंगे, जो काम करना चाहेंगे हम हर हर काम में समस्या डालेंगे। तो ये कहना था किसका? स्वराजिस्ट पार्टी का। इन लोगों ने ये स्वराजिस्ट कहलाए, जो कहे कि हमें अंदर जाना है और अब हमें ये बंद कर देना चाहिए इनका बायकॉट। उनको हम लोग स्वराजिस्ट कहने लगे कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है। तो स्वराजिस्ट कहने लगे। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर ये थॉट है तो दूसरा थॉट नहीं आएगा समाज में, दूसरा थॉट भी आएगा। जो इतने टाइम से इस चीज का विरोध कर रहा है वो उसको सपोर्ट कैसे कर दे?
तो दूसरा थॉट आया, ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल थे उसमें, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, एम ए अंसारी थे, इन सबको कहा गया नो चेंजर। ये नो चेंजर क्या है, कहते हैं कि प्लीज कुछ चेंज मत करो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। तो नो चेंजर वाला होकर के आया ये, ठीक है। इसका क्या काम था, इन लोग का थॉट क्या था, इन लोगों ने कहा हम काउंसिल एंट्री को अपोज करते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी काउंसिल एंट्री ले, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्टिव काम पे ध्यान देना चाहिए, हमें बायकॉट और नॉन कॉपरेशन को ही आगे बढ़ाना चाहिए, हमें यही सब चीज करना चाहिए। सिविल डिसओबीडियंस जो है, ये इस चीज को शुरुआत करनी चाहिए, जो सस्पेंड हो गया है इसको वापस से करना चाहिए, शुरुआत वगैरह सब, ठीक है। तो ये चीज इन लोग का कहना था। तो ये लोग क्या कहना है, ये लोग कहलाए हमारे नो चेंजर। तो यहाँ पे दो धड़ा बढ़ गया कांग्रेस में, एक हो गया स्वराजिस्ट, एस से डिनोट कर देते हैं, और एक हो गया हमारा नो चेंजर। तो स्वराजिस्ट और नो चेंजर का आपस में बनने नहीं लगा। तो फिर अब संशय हुआ कि क्या पता फिर से दोनों में एक कांग्रेस में स्प्लिट जो हुआ था सूरत में, कहीं उसी प्रकार का दोबारा से ना हो जाए। तो ये इनके अंदर डर था। इधर जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है या जो अंग्रेज है, उन लोग को लगने लगा अब तो ये टूटेगी सरकार, ठीक है, ये सरकार की कांग्रेस अब फिर से इसमें बंटवारा होगा, फिर से टूटेगी और भयंकर टूटेगी इस बार, ऐसा सीन होगा। तो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, आपको पता है ओपिनियन जब अलग अलग होते हैं तो लोग एक दूसरे को जान से मारने तक के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो फिर भी छोटी चीज है टूटना। तो ऐसा चीज सब आया, लेकिन फिर क्या होता है, ये लोग थोड़ा दिमाग लगाए और अपनी बातें इन्होंने समझाने का प्रयास किया स्वराजिस्ट ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्वराजिस्ट का प्रपोजल था एंड या मेंड का, वही चीज कि हम या तो एंड कर देंगे या तो मेंड हो जाओ आप लोग, ऐसा सीन था। तो यहाँ पे कांग्रेस के सेशन में इन दोनों से बात हुई और अल्टीमेटली इन्होंने, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने अपने इससे कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से और सेक्रेटरीशिप से रिजाइन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि सी आर दास उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और मोतीलाल नेहरू उस टाइम पे सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और अपना नया पार्टी बनाया, जिसे कि स्वराजिस्ट पार्टी कहा जाता है, या फिर उसे कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, स्वराज्य पार्टी। तो दोनों ही नाम से जाना जाता था, बेसिकली स्वराजिस्ट पार्टी के नाम से ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसमें भी सेम चीज वही हुआ कि सी आर दास जो है वो प्रेसिडेंट बने स्वराजिस्ट पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जो है ये उसके सेक्रेटरी बने। जैसे कांग्रेस में उस समय पे था, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो ये हुआ आपका एक नई पार्टी का गठन। अब देखो स्वराजिस्ट का आर्गुमेंट क्या था, वही चीज कि हम जब अंदर जाएंगे तो हम लोग उनसे काम करने नहीं देंगे, हम उन्हें कहेंगे, एक नया फ्रंट की तरह खोल देंगे, उनके लिए समस्या क्रिएट करेंगे। और अगर हम लोग, जब तक कुछ नया हमें नहीं मिलता, पॉलिटिकल वैक्यूम अगर क्रिएट हुआ पड़ा है, तो हम कुछ काउंसिल वर्क कर सकते हैं, ताकि जो मासेज है, जो जनता है, वो इंथुजियाज्म फील करे, उनका मोराल हाई रहे हमेशा, ठीक है। और ये एक अंदर में ना ये आए कि हाँ ठीक है, हमें ऐसी भावना आए कि हमारा कोई द काउंसिल कुड बी यूज्ड एज अरीना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल ही हो रहा है, ऐसी भावना आया हमारे अंदर। और यहाँ पर देयर वाज नो इंटेंशन टू यूज द काउंसिल एज ऑर्गन फॉर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। और इस तरीके का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है जो कि हम इसे कॉलोनियल रूल को ट्रांसफॉर्म करना, नहीं, हम लोग क्या चाहते हैं, इसको उखाड़ के फेंकना, हम वही चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें अंदर जाना चाहते हैं। तो एक बार हमें जाने दो, ऐसा सीन था। और नो चेंजर का आर्गुमेंट वही था कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव चीज पे ध्यान देना है, हमें यही चीज करना चाहिए। तो दोनों ने कहा ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग ना, ये अपना मतभेद रखता है, मनभेद नहीं हमें करना है, कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि मतभेद हो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वही इन लोगों ने कहा हम मतभेद है तो क्या हुआ, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम सूरत स्प्लिट जैसा नहीं होने देंगे दोबारा। तो हम वी शुड एग्री टू डिसएग्री, हम एग्री करते हैं डिसएग्री होने के लिए। तो दोनों ने ये कह करके अपना अपना रास्ता चुना, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों ना गांधी जी से टच में रहे। अब गांधी जी है जेल में, ठीक है, क्यों है जेल में, उसी की वजह से, किसकी वजह से, जो असहयोग आंदोलन हुआ है उसकी वजह से। वहां पे उन्होंने क्या कह दिया था, कि ये कहा था कि ये मुझे भड़काने का प्रयास कर रहा है अपने दोस्त के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी का जो मैंने बताया था कि कैसा इनका डबल स्टैंडर्ड वहां पे शो हुआ था, कि मतलब वहां पे हिंसा को उन्होंने विरोध नहीं किया था हिंसा का, तो वो चीज है। तो दोनों साइड जो है उनसे लगातार कांटेक्ट में थी। और गांधी जी जो है, अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी का भी मन नहीं था कि ये स्वराजिस्ट पार्टी कोई अंदर जाए काउंसिल। शुरुआत में गांधी जी का भी बिल्कुल मन नहीं था इस चीज का। पर धीरे धीरे स्वराजिस्ट पार्टी का सुनने के बाद इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है कर लो इलेक्शन कंटेस्ट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कांग्रेस के अंदर रह करके ही करना, कोई दूसरी पार्टी क्रिएट करके मत करना। तो स्वराजिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही
मतलब स्वराजिस्ट पार्टी एक सब ऑर्डिनेट की तरह वहां पे कांग्रेस की हो गई, और कांग्रेस के अंडर में ही इसने इलेक्शन लड़ा, इसने स्वराजिस्ट पार्टी ने। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक रहा। जो अभी यहाँ पे नो चेंजर है उन लोग का कहना रहा आप चाहे लड़ना है तो लड़ो लेकिन अंदर मत घुसना, मतलब सरकार मत बनाना। लेकिन इन लोग का कहना था हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस ये रहा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों लोग साथ में आ गए। तो ये सीन रहा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम जानना चाहते हैं कि इनका आखिर मैनिफेस्टो क्या था। जैसे आज जब सरकार होती है तो मैनिफेस्टो जारी करती है, बीजेपी हो गई मैनिफेस्टो जारी करेगी कि हमें धारा 370 खत्म करना है, हमें ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करना है, हमें इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को वो देती है, ठीक है। किसानों की आय दुगनी करनी है, ये सारी चीजें होती है। कांग्रेस आती है तो उनका अपना मैनिफेस्टो होता है कि साल का हमें 6,000 रुपये से बढ़ा करके 72,000 रुपये महीना कर देंगे किसानों के लिए, जो मुंह से निकल जाता है गलती से ऑब्वियसली। बट बेसिकली हाँ, ये चीज रहता है कि सब लोग अपना अपना मैनिफेस्टो ये लोग लेकर के आते हैं। तो ऐसी स्वराजिस्ट पार्टी जो है उसने भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई। तो इन लोग का क्या था, स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट लाइन था, और सीधा सीधा इन्होंने कुछ बातें कह दी। क्या कही कि देखो, इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश हमें गवर्न कर रहे हैं उसके पीछे जो गाइडिंग मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो केवल और केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज इन्होंने कहा। उसके बाद फिर कहा कि यहाँ पर सो कॉल्ड रिफॉर्म were only a blind to further state interest under the presence of granting responsible government। देखो वही चीज, सेम चीज, जो सो कॉल्ड रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, 1909 का रिफॉर्म आया, 1919 का रिफॉर्म आया, ये सब जो है सिर्फ सो कॉल्ड रिफॉर्म है जो कि हमें अंधा बना देती है। इन्हें हमें लगता है कि ये जो है ना, ये हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, बट एक्चुअली ये लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे नहीं रहे होते। तो वो सीन है इन लोग का। ये लोग कहते हैं कि ये खाली सो कॉल्ड रिफॉर्म है, इनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं देना चाहता है ये हमें, खाली और खाली हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जो यहाँ पे हमारे देश की अकूत संपदा हमारे पास है, ये खाली इसे वो करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कहा है इन्होंने। उसके बाद फिर कहा कि हम लोग जब अंदर जाएंगे तो हम लोग नेशनलिस्ट की डिमांड को अंदर रखेंगे काउंसिल में, यानी कि आप लोग जो कांग्रेस में उधर कर रहे हो, जो आप लोग की डिमांड है, हम अंदर जा करके वो डिमांड रखें, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आ चुकी है उधर। तो ये चीज है कि स्वराजिस्ट ने कहा हम आपकी बातों को अंदर रखेंगे, ये चीज कहा गया। तो उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे अगर उन लोगों ने सपोज की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उनके जो कुछ भी बिल वगैरह आएंगे सब चीज में विरोध करेंगे, कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, उन्हें कुछ करने ही नहीं देंगे। तो ये भी मैनिफेस्टो का पार्ट था। देखो उस टाइम का मैनिफेस्टो किस प्रकार का हुआ करता था, ठीक है। तो एक तो हम उनसे हर चीज में आपकी बात को रखेंगे और नहीं माने तो हम उनका कोई काम उन्हें करने नहीं देंगे। तो इस प्रकार का इनका थॉट हो गया था। और इससे क्या होगा कि हर काम में डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, कोई काम हो नहीं पाएगा, बहुत तंग आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो सब। तो अब देखो, अब इस पे गांधी जी का क्या कहना था। गांधी जी, मैंने कहा आपको कि ये इनके काउंसिल के एंट्री के अंदर विरोध में थे, ठीक है। कहते ये तो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। बट ठीक है, ये आगे जीतने मतलब आगे इन्हें इन लोग को लड़ने दिए, वही सब चीज मैंने बताया। क्यों लड़ने दिए, क्योंकि एक बार क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने ना क्रैक डाउन कर दिया रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट और स्वराजिस्ट के ऊपर। मतलब जो रिवॉल्यूशनरी थे और स्वराजिस्ट थे उन दोनों के ऊपर क्रैक डाउन कर दिया, बुरी तरीके से मारा पीटा गवर्नमेंट ने। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी की सिंपैथी इन लोग के साथ आ गई। गांधी जी ने कहा ठीक है जाओ लड़ो तुम, देख लेंगे जो होगा, ये फालतू का ये तुम्हें मारता है पीटता है, मैं मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, जाओ तुम लड़ लो, इससे अच्छा था इलेक्शन। तो गांधी जी ने उस टाइम पे कह दिया। तो क्या हुआ, जो दोनों साइड साथ में कब आई, 1924 के बेलगाम सेशन में। अब बेलगाम सेशन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था कि गांधी, एकमात्र सेशन ऐसा है जिसमें कि गांधी जी ने कांग्रेस को प्रिसाइड किया है, ठीक है। ओनली टाइम व्हेन प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन, गांधी जी एकमात्र ऐसा सेशन जिससे कि प्रेसिडेंट वहां के रहे हैं, उसके हेड रहे, वो है बेलगाम का सेशन। उसके अलावा गांधी जी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। ये कंफ्यूजन हो सकती है कि गांधी जी हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ओनली वंस, आप लोगों को बिलीव ही नहीं होगा एग्जाम में, तो बिलीव कर लेना कि हाँ वंस ही हुआ है और बेलगाम सेशन में ही हुआ है। गांधी जी भले कितने बड़े चेहरे थे लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं रहे वो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को सब। यस सर। हम्म, ठीक है। अब देखो, अब अंदर गए ये लोग, ठीक है, अंदर गए ना, तो इन लोग का खुद का बट गया आपस में, मतलब आपस में ये बट गए स्वराजिस्ट। और जो स्वराजिस्ट है वो उन नो चेंजर के साथ तो पहले से ही बटे हुए थे। अब स्वराजिस्ट के दो टुकड़े हो गए, एक हो गए रिस्पॉन्सिविस्ट, एक हो गए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ऐसा कह लो, ठीक है।
रिस्पॉन्सिविस्ट का क्या मतलब था कि देखो यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिविस्ट कहला, एक सेकंड, हाँ, द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग स्वराज, गवर्नमेंट ने इन्हें डिवाइड कर दिया, ठीक है। द मोर मिलिटेंट फ्रॉम द मॉडरेट द हिंदूज फ्रॉम मुस्लिम्स वाज सक्सेसफुल। देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों का क्या था मकसद कि जो ज्यादा मिलिटेंट है उनको मॉडरेट से तोड़ दो, हिंदू को मुस्लिम से तोड़ दो, वो सब चीज हो गया था। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से स्वराजिस्ट जो है, वहां पे क्या हुआ, स्वराजिस्ट पार्टी जो है उसे मुस्लिम का सपोर्ट सब हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि कांग्रेस ने ना टीनेंट का कॉज नहीं उठाया, टीनेंट यानी कि क्या, किराएदारों की इन्होंने बात नहीं उठाई बंगाल में। किराएदार मतलब आज का जो किराएदार हम देखते हैं वो नहीं, वो जमीन के ऊपर जो खेती वेती करते थे, वो टीनेंट था बेसिकली उस टाइम पे जनरली। ठीक है, तो वो टीनेंट की बात उन लोगों ने नहीं उठाई और जमींदारी के विरुद्ध में। ठीक है, इस वजह से मुस्लिम लोग सब अलग हुए। आप कहोगे मुस्लिम लोग क्यों अलग हो गए इससे? क्योंकि देखो जनरली जमीन थी हिंदुओं के पास, ठीक है, और जो टीनेंट थे वो सब थे मुस्लिम्स। तो इस वजह से टीनेंट की बात नहीं उठाई, इस वजह से वो टीनेंट लोग नाराज होंगे, और टीनेंट है कौन लोग, तो मुस्लिम लोग हैं। तो इस वजह से मुस्लिम लोग सबका इनके पास से सपोर्ट जाता रहा। तो ये चीज है। उस साथ ही कम्युनल इंटरेस्ट जो है ये पार्टी के अंदर एंटर कर गया, और फिर अल्टीमेटली चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है, जिससे कि और ज्यादा ये कमजोर होने लगता है। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिविस्ट आते हैं स्वराजिस्ट पार्टी में, जिनका की नाम था, कुछ रिस्पॉन्सिविस्ट का अगर कोई नाम पूछे तो क्या है, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर। इन्होंने क्या कहा कि हमें गवर्नमेंट का कॉपरेशन करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम जहां भी हमें मिले काम, वहां पे हमें अपना ऑफिस को होल्ड करना चाहिए, और साथ ही कुछ अगर हिंदू इंटरेस्ट है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हिंदुओं की कोई बात है उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आपको देखो तिलक को देख करके ये तो समझ आ गया होगा, लाला लाजपत राय को देख करके ये तो समझ आ गया होगा कि ये लोग जो थे काफी ज्यादा हिंदू नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट तो थे कि हिंदुओं की बात बहुत ज्यादा रखा करते थे। और जो जिन्ना वगैरह सब है ये सब नेशनलिस्ट थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में, बट फिर क्या है, ये मुस्लिम्स का सपोर्ट करते थे। तो ये चीज है, आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो तिलक वगैरह और लाला लाजपत राय वगैरह ये सब हिंदू कॉज को आगे लेके जाने की बात करते थे। मदन मोहन मालवीय बहुत ज्यादा हिंदू कॉज को आगे ले जाने वाले। तो ये सब सीन आपको अभी तक पता चल गया होगा इतना हिस्ट्री में। तो अब देखो, यहाँ पे एक धड़ा तो ये बट गया जो हमें सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू को दोनों धड़े गाली देने लग गए, हिंदू वाले भी और मुस्लिम वाले भी। और दोनों के दोनों की तरफ के जो कम्युनल एलिमेंट है वो कहने लग जाए, जैसे हिंदू लोग कहने लग गए, जो कम्युनलिस्ट थे वो कहने लग गए। देखो एक है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट अलग है और कम्युनलिस्ट अलग है। कम्युनिस्ट जो हो गया जो कम्युनिज्म का सपोर्ट करे, और कम्युनलिस्ट वो हो गया जो कि किसी एक धड़े को लेकर के उसके ऊपर एकदम वो हो जाए कि नहीं, हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम, वो हो गया कम्युनलिस्ट। ठीक है, उसमें ये नाम है कम्युनलिस्ट, जो कम्युनल हार्मनी को जो वो खराब करने की कोशिश करा बेसिकली। लेमन लेमन टर्म में वो समझ लो। तो अब देखो, इन लोग का क्या कहना था कि ये फेवर नहीं करते थे काउंसिल को ज्वाइन करने में ऑफ बीइंग एंटी हिंदू। मतलब इनका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया मोतीलाल नेहरू का, ठीक है, तो इन्हें एंटी हिंदू घोषित करने लग गया। और मुस्लिम जो है इन्हें एंटी मुस्लिम कहने लग गए। तो मोतीलाल नेहरू जो है वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इन्हें हिंदू लोग एंटी हिंदू कहते हैं, और मुस्लिम लोग इन्हें एंटी मुस्लिम कहने लग गए। तो ये सीन हो गया, इसमें आपस में धड़ा बट गया इन लोग का, ठीक है। और यही सब चीज फिर आगे खराब होने लग गई। तो अब देखो, अब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे दोबारा से ये लोग छोड़ना अब कोशिश करते हैं कि हम लोग छोड़ दें इस चीज को, ठीक है। और अल्टीमेटली स्वराजिस्ट पार्टी भी वहां से सरकार से निकल जाती है, और स्वराजिस्ट पार्टी वहां से निकल जाती है। और 1930 में क्या होता है यहाँ पर कि पूर्ण स्वराज का वो किया जाता है, वचन दिया जाता है लाहौर सेशन में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात हम लोगों ने कहाँ पे की थी, कोई बता सकता है? और किसने वो लिया था उसका शपथ, किसी को आइडिया है? हम्म। 928 में। 1928 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कुछ उसका आइडिया है कहाँ पे हुआ था ये? लाहौर। लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर सेशन। 1928 क्यों कह रही है, तो 1930 होना चाहिए ना। सर 1930 जनवरी। ठीक है, तो ये चीज है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड 1930 ईस्वी में की गई, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, ये 26 जनवरी का दिन था। तो 26 जनवरी के दिन, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, 26 जनवरी के दिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज का मांग को उठाया गया। पहली बार ये चीज हुआ है
तो 26 जनवरी 1929 को ही यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पर क्या होता है कि इस चीज की शपथ ले ली जाती है, ठीक है, बिल पास कर दिया जाता है। और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है 1930 ईस्वी में। देखो दो अलग अलग चीज है। अगर स्टेटमेंट ये बनाता है कि यहाँ पर 26 जनवरी 1929 में यहाँ पे कांग्रेस जो है इसे पास करती है इस रिजोल्यूशन को, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ये बात कहती है कि इसे डिक्लेयर कर दे, अपना इंडिपेंडेंस की बात को, इंडिपेंडेंस डे इसे डिक्लेयर कर दे, तो हो जाता है 1930 ईस्वी में। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन इसे लीड कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसे लीड कर रहे थे, और रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये कभी पूछ देता है ये, तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो रावी नदी के तट पर ये चीज हुआ। जो मैं आपसे पूछ रहा था कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, तो रावी नदी के तट पर हुआ है। रावी नदी पता है कहाँ, कौन सी नदी है रावी? हम्म, कहाँ है रावी सर नदी? वो- तो चलो, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे? सर वो ट्रिब्यूटरी है ना इंग्लिश किसकी ट्रिब्यूटरी? में, इन दस। अच्छा, विद्यानंद यस सर। बताओ। यस सर, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ओके, वाह, याद है, ठीक है। ये तो याद ही था, हिमाचल से 7 नदियां हैं जो। ठीक है, ठीक है। पास से। हम्म, ठीक। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो ये सारे सब कुछ रिवाइज कर लेना, ये नदियां वगैरह जो भी है, पहाड़ वगैरह जो भी है, ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं करना है आपने को, ठीक है। बाकी और भी करेंगे, बट ये सब भी रिवाइज कर लेना फटाफट। ऑलराइट। सो अब हम अब ये निकल गए, ठीक है। ऑब्वियसली जब पूर्ण स्वराज की बात आ गई, तो अब यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं था, तो ये लोग स्वराजिस्ट पार्टी सबसे निकल गए यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ पे बात ये होगी कि इन्होंने कुछ अचीव किया वहां पे अंदर घुस करके। तो देखो हाँ, इन्होंने काफी कुछ अचीव किया, जैसे कि ये गवर्नमेंट को कई बार आउट वोट कर देते थे, ठीक है। इनफैक्ट बजटरी ग्रांट्स में भी आउट वोट कर देते थे, और कई बार एडजर्नमेंट मोशन वगैरह पास करना, ये सब होना काम उनका, ठीक है। और कई बार अपनी स्पीच से इनको परेशान करना, इन्हें बताना कि मतलब क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तुम यहाँ पे गलत करो, स्पीच दे देना वहां पर। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट ये होता है इन लोग का, कि पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर के आते हैं। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसको पब्लिक सेफ्टी बिल को ये डिफीट कर देते हैं ये लोग मिल करके। ये क्या था पब्लिक सेफ्टी बिल? देखो 1928 ईस्वी में ना एक बिल लेकर के आई सरकार। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है कि मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था एक्स्ट्रा। क्या पढ़ने के लिए दिया था? कोमागाटा मारू इंसिडेंट, यही कहा था ना शायद मैंने पढ़ने के लिए। हाँ, क्या था सर? कहा था ना ये पढ़ने के लिए कल। हम्म। पढ़ के आए हो सब लोग? नहीं सर, बोला। विद्यानंद ने भी नहीं पढ़ा होगा, भूल गया होगा। सर मुझे ध्यान ही नहीं है कि ये भी दिए थे पढ़ने के लिए। वाह 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 वाह, सो गए थे इसलिए नहीं ध्यान है, सो गए होगे। इतने बार कहा था ये पढ़ के आना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं छोड़ रहा हूँ। बेसिक मैंने बता दिया था कि जहाज वगैरह कुछ ऐसा घटना हुआ था। अब से जो काम दिया करो फटाफट कॉपी में नोट कर लिया करो कि हाँ सर ने ये बोला है, वरना ऐसे ही भूलोगे। हाँ, पढ़ाऊंगा तो नहीं ही, ठीक है। पढ़ के आओगे खुद से। मैं मुझे याद है कि ज्योग्राफी में भी मैंने कुछ काम दिया था। हीट बजट आप लोगों ने देखा था? देखा था सर। समझ आ गया था? ये सर आ गया था। विधान देखा था? नहीं सर, भूल गया सर। नहीं नहीं, ये तो देखा था, लेकिन वही तो ध्यान कर रहा हूँ कि क्या चीज था, क्योंकि हिट बजट बजट था कि मैं देखा था। तो मैं बोला था कि अच्छा यही है हिट बजट, ये तो पता ही है, लेकिन क्या था वही ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन उस समय देखे थे तो लगा था कि अच्छा यही है हिट बजट। है, हीट बजट बचपन में पढ़ रखा हाँ हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, वो जो रिसाइकलिंग होता है पहले पानी से, ये भाग बाफ बन के। भाग हाँ, यही तो था हिट भाग बजट में। भाग, वो देखा ही नहीं है। देखा हूँ सर। नहीं देखा। हीट बजट वो है कि, चलो बताओ, साक्षी बताइए क्या था हीट बजट। बेसिक बता दो, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ रहा। साक्षी? Yes, sir, the amount of heat
absorbed or released into the atmosphere वही था heat budget। देखो, ये सूरज है, ठीक है, गंजा सूरज हम इसे बना देते हैं, चलो पूरा ही कर देते हैं इसे भी। सूरज है, सूरज से कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी आ रही है एनर्जी, ठीक है, एटमॉस्फेयर से अंदर जो हमारी जो अंदर जमीन है ये कितना यहाँ तक पहुंच रही है, कितना रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जो बादल है उससे बाहर ही कितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है ओजोन लेयर में कितना आकर के कितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये पूरा बजट जो बनता है, ये हीट बजट कहलाता है। पूरा बजट जो तैयार होता है कि किसको कितना मिला, कहाँ से कितना वापस गया, वो पूरा हीट बजट कहलाता है। ये सब मैंने पढ़ाया था, वाहियात इंसान। और भी मैंने कुछ कुछ दिया था, वो भी नहीं पढ़ा होगा पक्का, मुझे याद भी नहीं है क्या क्या मैंने दिया था होमवर्क। ऐसे काम नहीं चलता ना, जो दिया जाए काम वो पढ़ा करो, वरना नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा तो नुकसान है नहीं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने उसके बाद वो दिया था पढ़ने की, पढ़ के आई थी, मुझे एक चीज याद आ रहा है। हम्म, क्या नाम था उस बिल का जो एक्ट बन गया था, सरोगेसी एक्ट, पढ़ा था सरोगेसी एक्ट को? यस सर, उस समय तो उसके बाद भी Yes, sir। पूछे ही थे कि सर कैसे पढ़ा था कि नहीं, उसके बताओ अगले क्या, दिन पूछे ही थे। बताओ क्या था सरोगेसी एक्ट में? ये तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो पढ़े थे अगले दिन ही, आपने पूछा था कि नहीं पढ़ के पूछा था आया। मैंने उसका नहीं पूछा, और मैं कैसे मान लूं कि पढ़ा था? चलो सरोगेसी का मतलब बता दो क्या है। वही तो नहीं ध्यान, वो आ जाता तो पूरा हाँ, बता देता। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं जो काम देता हूँ वो कोई नहीं करता है, ये लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ध्यान तो बिल्कुल नहीं करता काम, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ पढ़ा तो उसे ध्यान में रखो ना। बेसिक चीज अगर मतलब भी ध्यान नहीं है, पूरा एक्ट नहीं है ध्यान, चलो समझ में आता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, बट बेसिक चीज आपको ध्यान नहीं आ रही तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हीट बजट में आपको ये ध्यान आ रहा है कि पानी जो है वो बादल कैसे बनाता है, भाप कैसे बनता है, फिर कैसे आता है, वो हीट बजट है, वाह भाई, गजब, गजबे है, ठीक है। चलो, तो पब्लिक सेफ्टी बिल है, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ये आया, होली के दिन मैंने डांट दिया, चलो वापस लेता हूँ अपने डांट को। कहोगे सर होली के दिन भी नहीं छोड़ते सर, ठीक है चलो छोड़ दिया। सर होली थोड़ा, वाले दिन बुरा नहीं मानता। वही तो सब बुरा ना मानो। क्या चीज बोला, क्या बोला? आप सॉरी बोल रहे ना, मैं बोल रही थी होली हाँ वाले टाइम पे लोग बुरा नहीं मानते, बोलते हैं ना बुरा ना मानो होली है। हाँ, बिल्कुल ये भी बात है। बुरा ना मानो होली है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं मतलब ऐसा लगता है, फील होता है कि हाँ ठीक है, कई बार मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए थोड़ा strict। ठीक है चलो, आ जाओ तो पब्लिक सर ये सेफ्टी। पूछे, ये पढ़ के आए थे उस दिन, बताए भी थे। और सरोगेसी यही मतलब जो यही बच्चे वाला था वो, अभी गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये लगा कि मैं पढ़ा हुआ ये वाला, अच्छा तो तो बताओ इसका अब, वीडियो अगर अगर देखा अब था। बताओ अब बेसिक आइडिया क्या था उस बिल का, अगर ये थोड़ा याद आ गया कि बच्चे वाला है, तो बेसिक आइडिया क्या हाँ था तो कि पढ़ा उसमें होगा, कुछ कुछ याद आता है। उसमें उसमें ये था कि मतलब जो भी उस अगर कोई बच्चा मतलब चाहता है तो किसी दूसरे से, तो उसका मतलब सबसे पहला तो उसका एज मतलब एज भी निर्धारित किया गया था। फिर उसमें ये भी मतलब था कि उसके पहले से एक बच्चे होने चाहिए। फिर ये था कि अगर कोई मतलब कह देता है कि मतलब करना है बच्चे, उसके बाद फिर अगर वो नहीं, उसे लेना ही पड़ेगा चाहे वो बच्चा मतलब कैसा भी हो और फिर मतलब और भी था कि और उसे मतलब जितना है ये उसका पैसे नहीं, वो जो बच्चे दे मतलब करेगी वो पैसे नहीं लेगी, और फिर लेकिन हाँ वो जो जब तक वो बच्चे रहेंगे तो उसको ख्याल रखना, जो मतलब बच्चे लेना चाहते हैं वो, ये सब था उसमें। चलो पढ़ा है इसे, ये तो समझ आ रहा है, ये पढ़ा है, बट चीजें दिमाग तो में याद पढ़ा तो रखने की नहीं, तो कोशिश सर करो। वही तो नहीं आते कि सरोगेसी मतलब होता है क्या, तो ध्यान में तो अभी मैं सर्च किया तो जैसे ही आया हम्म, कपल तुरंत में मतलब कि यही, क्योंकि जैसे ही बोले आप पढ़ा हुआ, ये अगले दिन पूछे भी थे कि पढ़ के आए, हम्म, मुझे याद है इतना। हम्म, हम्म,
चलो अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ के आया करो, लेकिन कोशिश करो कि दिमाग में रहे भी, वो स्टोर भी रहे चीज। अब देखो, अभी ये भूल गए हो सरोगेसी एक्ट, ठीक है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, अच्छी बात है। रिवाइज किसी भी चीज को करना पड़ता है, तो एक बार और पलट लेना इन सबको, है ना। एक बार और पलट लेना कि क्या था इसमें, तो देख लेना। बाकी हाँ, चीजें पढ़ी है, ये समझ आ रहा है अब। ठीक है, तो चलो वापस हम आते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर, कि पब्लिक सेफ्टी बिल को इन लोगों ने डिफीट किया था, स्वराजिस्ट लोगों ने। तो क्या था आखिर में पब्लिक सेफ्टी बिल? देखो, गवर्नमेंट ने ना 1928 में एक ऐसा बिल लेकर के आई कि कहा गया कि जितने भी यहाँ पे विदेशी लोग हैं, जितने फॉरेनर्स हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं, ठीक है, और सबवर्जिव हैं, जो कि सरकार के लिए अनडिजायरेबल है, उन सबको डिपोर्ट कर देगी, यानी कि उन्हें भेज देगी वापस। तो ये बिल लेकर के आ गई है सरकार। अभी क्यों लेकर के आई होगी? देखो, पब्लिक सेफ्टी के लिए। देखो, आज भी जब बिल बिल लाती है ना सरकार, तो अपने मन से ये दिखाने का प्रयास करती है कि जनता के कितने हित में है, तो उसने भी जनता के हित में लेकर के आई पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक की सेफ्टी के लिए लेके आ रहे हैं। कुछ लोग जो विदेशी हैं, वो लोग अब आकर के यहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। अब आप कहोगे इसमें कौन है आखिर ऐसे विदेशी लोग सब? तो आपको याद है कुछ विदेशी का नाम जो आप महात्मा के उपद्रव मचाते थे, जो कि उनके खिलाफ लेकर के आई होगी? कुछ आइडिया? बोलो। So for foreigners, हम्म, क्या बोला? सर आप क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि पब्लिक सेफ्टी बिल मैंने बता दिया क्यों आया था, ठीक है। ताकि जो अनडिजायरेबल और सबवर्जिव फॉरेनर्स हैं, जो कि उपद्रव मचाते हैं भारत में, जो कि इंडियन के लोग के लिए खतरा है, उन सबको डिपोर्ट कर देगी ये सरकार, यानी कि वापस भेज देगी। तो किसके लिए कानून आया होगा? सर जो भी कोई उस टाइम पे वाइस वगैरह रहते होंगे। जैसे नाम कुछ दो चार। रिवर्स रिवोल्यूशनरी जितने भी थे उन लोग के लिए। ये इसमें है कि विदेशियों, अगर कोई विदेशी होता है, उसको वापस भेजेंगे उसके देश में। तो विदेशी की बात हो रही है, रिवॉल्यूशनरी की बात नहीं हो रही, विदेशी की बात हो रही है। विदेशी कोई रिवॉल्यूशनरी कभी सुना है जिंदगी में अभी तक? नो सर। तो फिर वो तो हो नहीं सकते, रिवॉल्यूशनरी तो हो नहीं सकते। बताओ फिर किसके बारे में होगा? अरे जो विदेशी हैं उन्हीं के बारे में होगा, जिनका नाम पढ़ा है, जैसे हेलेना ब्लावात्स्की फॉर्मलिज्म पढ़ा है, वगैरह एनी हो गए। बेसेंट पढ़ा है। हाँ। एनी बेसेंट हाँ। वो क्यों है? वो और तो उन कौन लोग के होगा साथ ही बताओ? थी। हाँ। एनी बेसेंट तो उन लोग के साथ ही थी। एनी बेसेंट इन लोग के साथ? मतलब मैं इतना क्या पढ़ा है मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी रामायण पढ़ी है, अभी तक ये नहीं पता चला सीता कौन है। मतलब अभी तक ये नहीं पता चला एनी बेसेंट कौन है, किसके पक्ष में है, ये कुछ समझ नहीं आया। शाबाश, वेरी गुड, वी शुड क्लैप फॉर यू। आज आपने बिल्कुल होली एकदम मना दिया मैंने जबरदस्त क्या तरीके बोला? से। होम रूल लीग किसने शुरू मैंने क्या किया था? बोला? सर एक बार आप दोबारा से बोलिए, एक बार मैं ये कहा, पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार ये लेकर के आई प्रावधान कि जो कोई भी विदेशी है, अगर वो अनडिजायरेबल है, सबवर्जिव है, उपद्रव मचा रहा है, तो उसे ये डिपोर्ट कर देगी, उसे ये वापस उसके देश में भेज देगी। तो उसमें मैंने नाम लिया एनी बेसेंट का, ठीक है, और भी बाकी लोग सब है, तो हेलेना ब्लावात्स्की वगैरह है। हाँ, ठीक बोलो। है सर। हाँ, तो क्या आपको लगता है वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थी? नहीं सर। अच्छा, तो क्या इंडियन लोग के सपोर्ट में थी वो? हे भगवान, उठा ले रे बाबा, इसने अभी तक क्या पढ़ा है मुझे पता नहीं चला, मैंने क्या पढ़ा है इसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ये होम रूल लीग क्या था, बताओ, होम रूल लीग क्या था? व्हाट वाज होम रूल लीग? बोलो। क्या है बाल गंगाधर तिलक। एक सेकंड, तान्या बोलेगी, मुझे तान्या से जानना है, तान्या की ही इतनी क्योंकि अच्छे ख्याल आता है। सर एक सेकेंड। सर मतलब सर सीरियसली मुझे ये बिलीव नहीं था। सर हाँ। 1916 में सर जो एनी बेसेंट थी वो उसको लेकर आई थी, उनका मोटिव भी
मतलब कि जो एक्टिविटीज थी मतलब कि 1915 के बाद मतलब रिवॉल्यूशनरी। क्या बोल रही हो? गांजा फूक रखी हो या भांग खा ली हो होली के दिन? का हो? एक सेकेंड दोबारा से सोच। एक सेकेंड। विद्या मजे ले रहा होगा, सोच रहा होगा आज फंसी है। एक सेकेंड। मैंने एनी बेसेंट के बारे में कितना बताया था, कितनी सारी बातें बताई थी। नींद आ रही है। सर मूवमेंट वो इसलिए स्टार्ट किया था कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए इंडिया इंडिया के लिए। अच्छा, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त हो जाए, इंडिया की सरकार बन जाए, कांग्रेस वहां से अंग्रेज हट जाए, हाँ। ब्रिटिश राज के अंदर ही उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी। अच्छा, ब्रिटिश राज के अंदर, यानी कि डोमिनियन स्टेटस बेसिकली। डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। ठीक ठीक और ठीक। सर इसकी जो इन्होंने जो होम रूल लीग थी, जो आयरिश में होम रूल लीग थी ना, उसी हम्म हम्म, से मतलब इंस्पायर्ड थी वो। ठीक है, बिल्कुल सही बात और है। फिर जो बाजीगर के लोग थे इन्होंने पूना वगैरह में स्टार्ट किया था। और एनी रिसेंटली उन्होंने पूरे मतलब पैन इंडिया में वो चीज स्टार्ट कर रखी थी। हम्म, ठीक है। तो अब बताओ, ये अंग्रेजों के सपोर्ट में हुई कि भारत के सपोर्ट में हुई? भारत के। ठीक है। अच्छा, ये बीएचयू की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो इंडिया के सपोर्ट में हुई कि अंग्रेजों के सपोर्ट में हुई? इंडिया की। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस की पहली जो महिला प्रेसिडेंट है वो कौन थी? एनी तो भारत के सपोर्ट में हुई कि अंग्रेजों के सपोर्ट में हुई? भारत के सपोर्ट में। ठीक है। और फिर इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह भी छापे थे। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था उसके बारे में, फिर से दो छापे थे इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह, वो कौन से थे, याद है? नहीं याद हो? कॉमनवेल्थ। वी, कॉमन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ हाँ, तो और ये भी नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध में ही था। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें, उसके बाद फिर एक वो सुना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। सुना है थियोसॉफिकल सोसाइटी? सुना उसके सुना लग रहा है, मेंबर क्या थी। है? उनके मेंबर यस थी वो। सर। विद्यानंद ने कहा यस सर, जोश आ गया, पता नहीं कौन सा। नहीं, मुझे तो सारा पता ही नहीं था, मतलब उतना नहीं पता, लेकिन ये तो पता था कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। हाँ हाँ। 1917 में बनी थी, कोलकाता के प्रेसिडेंट मतलब ये में। और हम्म वही मतलब इंडिया की तरफ से सपोर्ट कर रही थी, बीएचयू की यही स्थापना की थी, तो हम्म। इतना तो पता ही था मुझे। वही तो इसका मतलब ये है कि वो अनडिजायरेबल रही होगी अंग्रेजों के लिए, है ना? मानते हो आप इस हो, बात को? हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं तान्या से असल पूछ रहा हूँ, वो उसे लग रहा था, उसे क्यों? सर मुझे क्या लग रहा था?
आप ही ने तो कहा था कि उनको क्यों, इनोवेशन तो उनके सपोर्ट में थी, अंग्रेजों के सपोर्ट में थी। अरे सर, मैंने ये नहीं कहा था कि वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थी। हम्म। मैं ये बोल रही थी अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं थी, ये अपने अपने सपोर्ट में थी, अपनी इंडिया के सपोर्ट में थी। अच्छा, यही बोल रही थी। हाँ सर, वही तो बोल रही थी मैं देर से। मुझे तो शुरुआत जब में मैंने समझ। आधा खत्म कर दिया था, फिर आप एकदम से मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। ठीक है, फिर चलो आप कोई बोल दिक्कत नहीं हो, फिर आपको लगा कोई मैं दिक्कत अंग्रेजों के साथ हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा भी था तो थोड़े मजे ले लिए मैंने, अच्छी बात है। ये मुझे तो वही समझ आया कि आप भूल चुकी हो सब। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली पब्लिक सेफ्टी बिल जो है लाया गया था, इसका इन्होंने विरोध किया, अल्टीमेटली इस बिल को पास नहीं होने दिया, तो ये बिल एक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये चीज है खास बात। तो स्वराज पार्टी का ये भी एक अचीवमेंट माना जा सकता है, इस चीज को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। उसके अलावा फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो गया था, उस इसको फिल करने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद फिर क्या है, काउंसिल को अच्छे तरीके से यूज करना। अच्छा, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे थे, कि जैसे क्या, कि देखो अब आप कितना भी ऑब्स्ट्रक्शन करने का प्रयास करोगे, कितना भी विरोध करने का प्रयास करोगे, तो कितना कर पाओगे, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, तो इनकी भी लिमिटेशन थी, हर चीज में नहीं कर पा रहे थे। दूसरा क्या है, इनकी कोई पॉलिसी, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नहीं थी अंदर। ठीक है। ये टोटल अपना रिलाई क्या करते थे, न्यूज़पेपर में अपना कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक से, और मतलब कोई एक सॉलिड प्लान के साथ ये लोग नहीं चल रहे थे, खास बात ये थी इन लोग की, ये प्लान नहीं था इन लोग के पास। उसके बाद फिर क्या है, इन लोग के आपस में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि आपस में ही ढंग से कोलिशन नहीं हो पा रहा था इनका। जैसे हम लोगों ने देखा क्या था, स्वराज जो दो भागों में बट गया था। ठीक है। तो वो चीज है कि अपने आपस में ही इन लोग का कुछ नहीं था। साथ में क्या है, दे फेल टू रजिस्ट द पर्क एंड प्रिविलेज ऑफ पावर एंड ऑफिस। ये फेल कर गए इस पर्क और प्रिविलेज जो मिल रहा था उसको रजिस्ट करने में। सरकार में रहेंगे तो मोटा पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो उस चीज को छोड़ के जाना तो मुश्किल कठिन लगता ही है कि नहीं है। और उसके बाद फिर क्या है, दे फेल टू सपोर्ट द पीजेंट्स कॉज इन बंगाल। ये पीजेंट के सपोर्ट करने में भी फेल रहे, ये लोग पीजेंट्स को यानी कि किसानों को भी सपोर्ट नहीं कर पाए, और मुस्लिम का भी सपोर्ट अपना इनके हाथों से जाता रहा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रही घटना स्वराजिस्ट की, लेकिन जो लोग बाहर रह गए उन्होंने कुछ किया क्या उस टाइम पे? तो देखो, डेफिनेटली कुछ किया इन्होंने, जो नो चेंजर्स थे उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया कंस्ट्रक्टिव वर्क में, जैसे कि आश्रम वगैरह सब खोला, जिसमें कि ट्राइबल्स के साथ, लोअर कास्ट के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया, खेड़ा में, बारडोली में और अलग अलग जगहों पे। बारडोली कहाँ पे है, गुजरात में, खेड़ा कहाँ पे है, वो गुजरात में है। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर क्या है, चरखा को काफी ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया, पॉपुलराइज किया चरखा को, चरखा रहेगा तो खादी को प्रमोट करेंगे, तो खादी भंडार वगैरह सबका काफी खुलने लग गया, वो सब चीज हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे नेशनल स्कूल और कॉलेजेस खुलने लग गए, जो कि उनके माइंडसेट से बाहर निकल कर नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड थे। तो हालांकि अभी भी हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से निकले नहीं है, अभी भी मैं आज के डेट में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या ही निकले होंगे। खैर ठीक है, जो भी है, इन्होंने वो चीज किया। उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का इन्होंने प्रयास किया काफी अच्छा खासा। फिर जो बायकॉट करना था फॉरेन क्लॉथ्स का, शराबों का, उन सब का इन्होंने बायकॉट किया उस टाइम पे, अपना निजी स्तर पे जितना कर पाए उतना कर पाए, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चला, लेकिन अपने स्तर पे ये सब काम किया इन्होंने। उसके बाद फिर क्या है, कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन सब तैयार करने लग गए दोबारा से, एक कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स जो है वो साथ में मिलकर के एक बैकबोन की तरह काम करने लग गए, ताकि आगे जो हम कुछ काम करेंगे, आगे जो हम बड़ा मूवमेंट करेंगे, उसमें हमारे पास जनता का सपोर्ट हो, उसके लिए लोग जनता का सपोर्ट इकट्ठा करने लग गए। अच्छा, इनका कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क का कोई क्रिटिक भी है क्या? देखो, डेफिनेटली हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। सिंपल सी बात, ये नेशनल एजुकेशन का काम तो किए, लेकिन इससे ना फायदा ज्यादा लोग को नहीं हुआ, जैसे कि किसको बेनिफिटेड, द अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस एंड रिच पीजेंट्स ओनली। यानी कि मिडिल क्लास को ही सब फायदा हुआ, कोई लोअर क्लास को फायदा नहीं हुआ। ठीक है। लोअर मिडिल क्लास लिखा है, यानी कि अपर मिडिल क्लास को भी फायदा नहीं हुआ, मिडिल मिडिल क्लास को भी नहीं हुआ, लोअर मिडिल क्लास को फायदा हुआ, उससे नीचे वाले को भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा हुआ होगा? उन्हें कोई फायदा लगा नहीं होगा। अब लोअर क्लास के लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके पास जाने के लिए उन्हें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक अंदर उत्साह होना चाहिए। अब उनके पास खेती करने से ही फुर्सत नहीं है, उनको और अलग अलग काम करने से फुर्सत नहीं है, अपने बच्चों को उस काम में लगाए रखना है, उससे फुर्सत नहीं है, तो वो लोग क्या ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें, तो उससे उन लोगों का कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। और जो अमीर पीजेंट थे उन लोग का ही बेनिफिट हुआ, जो अमीर लोग थे। अब स्वाभाविक बात है ना, जिनके पास काम होगा, जिसके लिए अंदर में 50 लोग होंगे काम करने के लिए, वही अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल।
तो इस वजह से क्या है, ये ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी हाँ काफी कुछ तो किया ही डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं किया। उसके अलावा फिर क्या है कि ये जो आश्रम वगैरह खोले ना, इसमें कहे जो कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनका भी ऐसा सीन था कि वो कहे थे वेद की ओर लौटो, उनका ये कहना था वेद की ओर लौटो। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनमें भी दो धड़ा बन गया, ठीक है। उन्होंने क्या था पहले, आपने सुना होगा डीएवी स्कूल, कौन कौन सुना है डीएवी स्कूल, ये बताओ तो। सर सुनो। सुना है, ठीक है। यस सर, वो हम लोग तरफ चलता है जो डीएवी स्कूल। हाँ हाँ हाँ, पूरे देश भर में चलता है डीएवी स्कूल। डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो ये चीज है डीएवी। और जो मेरे कॉलेज का नाम है, मेरे कॉलेज का भी नाम जहां से पढ़ा वो भी पीजी डीएवी, पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। सो बेसिकली क्या था ना कि यहाँ पर दो धड़ा बट गया इनके डेथ के बाद, जो दयानंद सरस्वती है उनके डेथ के बाद दो धड़ा बट गया। दोनों एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन एक धड़ा था जो कि स्वामी श्रद्धानंद का था, और एक दूसरा धड़ा था, ठीक है। दोनों धड़ा आपस में इनका थॉट अलग अलग हो गया। एक का कहना था, जैसे स्वामी श्रद्धानंद का कहना था कि हम पढ़ाएंगे लेकिन गुरुकुल पद्धति से पढ़ाएंगे बच्चों को, और उसमें बच्चों को अपने उपनिषदों की शिक्षा देंगे, शास्त्रों की शिक्षा देंगे, वेदों की शिक्षा देंगे, न्याय की शिक्षा देंगे, इन सब चीज की शिक्षा देंगे। अब उसके साथ साथ हम साइंस वगैरह को भी इंक्लूड कर लेंगे, ऐसा नहीं कि उसे बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे, उसे बिल्कुल छोड़ देंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। पर मेन फोकस हमारा रहेगा इंडिक एजुकेशन के ऊपर। और दूसरी तरफ जो उनका दूसरा धड़ा था, वो कहा जी कि नहीं, हमें आज के टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन को समझना चाहिए, हम मॉडर्न एजुकेशन के तहत पढ़ेंगे उनके कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए। तो दूसरा धड़ा बट गया अलग, ठीक है, जो कि बना डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, वो दूसरा धड़ा था बट गया। तो दो फाड़ उनके हो गए। एक और रीजन था उनके अलग अलग होने का, जो डीएवी का जो कंसेप्ट था पूरा, उनका कहना था कि जो कोई मीट खा रहा है, मच्छी खा रहा है, कुछ खा रहा है, वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, वो उसकी पर्सनल डाइटरी हैबिट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्वामी श्रद्धानंद वाला धड़ा था, जो अलग हो गया था, उनका कहना था नहीं, ये स्ट्रिक्टली हर एक आर्य जो है उन्हें स्ट्रिक्टली वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना होगा। तो ये सब कुछ आपस में ये थे विभेद, इस वजह से दो धड़ा अलग अलग बट गया था। तो अब ये हम लोगों ने देखा कि अलग अलग धड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे धड़े बढ़ जा रहे हैं अलग अलग। अब होगा क्या, अब देखो, अगर मान लो कोई पीजीडीएवी वाला या डीएवी वाला अगर कोई सेक्शन है, वहां पे बच्चे जाना चाहेंगे, क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से कंप्लाइड है, वो कंप्लायंस है उसका मॉडर्न एजुकेशन के साथ। आज आप वहां पे जाओगे, पढ़ोगे, तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन गुरुकुल में अगर आप पढ़ते हो तो आपको कोई जॉब किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है गुरुकुल में पढ़ने पर। तो ये समस्या है कि आप स्वामी श्रद्धानंद के रास्ते पे ज्यादा चल नहीं सकते। जो मॉडर्न यूथ है, कितना ही वेद 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 चिल्ला ले, लेकिन वो एक्चुअल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए वेद, वहां पे शाखा में, शाखा मतलब आरएसएस वाला नहीं, मतलब कि यहाँ पे गुरुकुलों में नहीं भेजते अपने बच्चों को, क्यों नहीं भेजते? बिकॉज देयर इज नो जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरा, अगर डीएवी कॉलेज है, वहां पे लोग भेज देंगे बच्चों को। जो शिशु मंदिर कॉलेज है इन लोग का, आरएसएस वालों को, वहां पे लोग भेज देंगे अपने बच्चों को, लेकिन यहाँ पे गुरुकुल में नहीं भेजेंगे। तो सेम चीज वहां पे हुआ कि यहाँ पर भी जो है, जब यहाँ पे आश्रम वगैरह सब खोले गए, तो ये स्कूल और कॉलेज जो है, लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो ये डिग्री में लोग इंटरेस्टेड होंगे, जॉब में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर लोग गुरुकुल में आश्रम में जाने में इंटरेस्टेड होंगे। इस वजह से ये भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया। इसका मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड बताया है एक एक लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वरना आपको समझ ही नहीं आता क्या चीज था, क्यों ऐसा था, रीजन नहीं समझ नहीं आता, ठीक है। तो चलो, उसका क्या है, खादी को पॉपुलराइज करने का इन्होंने काम किया। बट खादी के साथ भी समस्या ये थी कि आप कपड़े को इंपोर्ट करोगे तो वो आपको सस्ता पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर आप खादी को पॉपुलराइज करोगे तो ये काफी महंगा है। तो अपने आप में अप स्किलिंग का काम हो गया। इसके लिए तो आपको खूब पैसा चाहिए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं समस्या आई। ये भी खाली अमीर लोग ही कर पाए, गरीब लोग तक तो पहुंच नहीं पाया खादी वगैरह। आज भी देखो, आज आप नॉर्मल कपड़ा खरीदते हो, स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें, तो सरोजिनी नगर जाती है, 100 रुपए का कपड़ा खरीद के लेके आ जाती है। गए हो कभी सरोजिनी नगर? हम्म, गए हो कभी सरोजिनी नगर आप लोग? यस सर। मिलता है ना 100 रुपए में, 150 रुपए में कपड़ा, खरीदे होंगे। नहीं सर, ये पर्सनल सर क्वेश्चन। इस सर, हाँ, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा जाऊंगा, मतलब काटूंगा ये कॉल, अभी अच्छा नहीं, 5 मिनट बाद। अच्छा, तो बता देना ताकि रुक जाए फिर हम। नहीं, बता नहीं पाऊंगा, मतलब डायरेक्ट वीडियो कॉल आ जाएगा। ओ,
जी ठीक है, तो मुझे रुकना है होली उस टाइम पे कि कंटिन्यू करता रहूं? सर, होलिका दहन इस समय हो रही है तो हाँ घर सही से है। आएगी वीडियो को। नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे रुक जाना चाहिए या फिर आगे कंटिन्यू करूँ, मैं ये बता दो। नहीं, ऐसे में तो अथी रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर, वो तो मैं देख 5-10 मिनट जब भी छूटता है तो मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई तो इशू मैं नहीं। कब जब कट जाऊं तो अब पढ़ाते रहते हैं ना, मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि जा भी सकता हूँ 5 मिनट के लिए। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई ही दिक्कत स्टार्ट नहीं। होगी वीडियो कॉल कर देगा वो भाई। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके। सो यहाँ पर क्या है कि खादी को काफी ज्यादा पॉपुलराइज करा गया, ये मैंने बता दिया। हाँ। और यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ यहाँ पे कैंपेन चलाया गया और कहा गया कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है उनको साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, उनका इकोनॉमिक ग्रीवांसेस का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। दोनों ने, स्वराजिस्ट ने, नो चेंजर्स ने, दोनों ने अपने अपने तरीके से काम किया, अलग अलग तरीके थे लेकिन उनकी मंजिल एक थी। ठीक है, रास्ते अलग लेकिन जो मंजिल है वो एक, तो ये चीज है। अल्टीमेटली दोनों ने काफी अच्छे प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ना यहाँ पे बीच में कुछ नए ताकत उभर करके आने लग गए, सोशलिस्ट आइडिया आने लग गए, यूथ लोग आने लग गए और ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ने लग गया। ठीक है, ये चीज बड़ी ही जबरदस्त चीज हो रही है इधर कि यहाँ पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, सो क्या है, कौन सा टाइम चल रहा है, 1920s के बाद का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम पे देखो पूरा कम्युनिज्म फैल रहा था विश्व भर में। ठीक है, रूस में सत्ता पलट हो रहा था। ठीक है, यहाँ स्टालिन लेनिन उन सबका समय चल रहा था, तो एक रिवॉल्यूशनरी फेज था उधर, कम्युनिज्म का फेज था, सोशलिस्ट आइडियाज उभर उभर के आ रहे थे, तो वही भारत में भी आने लग गया। तो अब क्या होता है यहाँ पे, हिस्ट्री की इंडियन मासेस में जो ना नेशनल मूवमेंट में एक नया धड़ा उभर के आता है जो कि कहता है कि हम भी इस नेशनल सीन में घुसेंगे लेकिन अपने दूसरे फिलॉसफी के साथ। तो ये घुसेंगे किसके साथ, ये घुसेंगे अपने सोशलिस्ट आइडिया के साथ। ठीक है, तो देखो ये ना, ये सबसे अलग थे। इन लोग का कहना था कि हम तो ना तो आप लोग को मानते हैं जो कि मतलब मॉडरेट हो, ना मानते हैं एक्सट्रीमिस्ट को, हमारा अलग चलेगा, क्योंकि आप लोग जो हो सबके सब भाई देश स्वतंत्र करवाने के चक्कर में पड़े रहते हो लेकिन एक्चुअल चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, जिससे कि देश स्वतंत्र होगा। जब तक जनता का स्वतंत्र नहीं होगी पूरी तरीके से, उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, तब तक क्या फायदा, तो ये तो होगा नहीं। तो इस वजह से ये सबका विरोध करते थे वैसे। और अल्टीमेटली अब देखो क्या होता है, स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज। देखो क्या है कि यहाँ पे कुछ लीडर्स थे जो कि काफी ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, जैसे कि कौन, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट थे। आप कहोगे हैं सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट थे? जी हाँ, ये कम्युनिस्ट थे। और आज के टाइम में कम्युनिस्ट को कितनी गाली दी जाती है, बट हाँ ये सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये सब के सब कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप, ऐसा नहीं कि प्रॉपर कट्टर वाले कम्युनिस्ट, ये सोशलिस्ट की कैटेगरी में मान लो जवाहरलाल नेहरू को सोशलिस्ट थे। सुभाष चंद्र बोस आप कम्युनिस्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा लेकिन ये कम्युनिस्ट थे लेकिन ऐसा नहीं था कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ये काफी बड़े दुर्गा के भक्त थे, माँ दुर्गा के भक्त थे, ये काफी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस टाइम के कम्युनिस्ट जो होता है ना वो भी अलग ही प्रकार के हुआ करते थे। आप कभी उस टाइम के कम्युनिस्टों का देखना, पढ़ने की कोशिश करना, वो लोग सब क्या होते थे कि भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। भगवान को कभी उन्होंने नकारा नहीं, जैसे आज के लोग है ना नकार देते हैं कम्युनिस्ट लोग सब। उस टाइम पे उन्होंने वो सब काम नहीं किया, वो मानते थे लेकिन हाँ कहते थे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिए, इकोनॉमिकली सब में बराबर का हक होना चाहिए। तो उस टाइप के कम्युनिस्ट हुआ करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस भी उसी कैटेगरी के थे। तो ये सब ना काफी सारा गांधीयन आइडियाज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे इनसे। और इन लोग का था कि भाई रेडिकल सोल्यूशन हमें चाहिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से काम करना है। तो मैंने कहा कि स्वराजिस्ट के भी विरोध में थे और नो चेंजर के भी विरोध में थे, ये दोनों के क्रिटिकल थे। ठीक है, कहते थे भाई दोनों में से आप किसी को कोई काम नहीं कर पाओगे, हमें अपने तरीके से काम करने दो। ठीक है, तो ये चीज था इन लोग का, पूर्ण स्वराज के पक्ष में पूरी तरीके से थे कि हाँ हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेयरनेस दो स्टिल वेग ऑफ इंटरनेशनल करंट। देखो इनको अवेयरनेस तो थी इंटरनेशनल की लेकिन फिर भी वेग थी, मतलब ढंग से एक्चुअल में क्या चल रहा है ना विश्व भर में उस चीज का आइडिया नहीं था। ये अपना पर्सनल इनका थॉट है। ठीक है, हिस्टोरियन का ये बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, हिस्टोरियन का अपना पर्सनल बायसनेस होती है, थॉट होता है, तो इसमें ठीक है, ज्यादा इसे दिल पे नहीं लेना इस बात को। उसके बाद फिर क्या है, अ, ये स्ट्रेस करते थे नेशनलिज्म को और एंटी इंपीरियलिज्म को एक साथ कंबाइन करने के लिए। ठीक है, सोशल जस्टिस के साथ। तो नेशनलिज्म की भावना और एंटी इंपीरियलिज्म की भावना, देखो दोनों में थिन लाइन का डिफरेंस है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और एंटी इंपीरियलिज्म क्या, जो कि इंपीरियलिस्ट के खिलाफ, इंपीरियलिस्ट चाहे कोई भी हो। एक होता है क्या, आप खुद कहो कि मैं ये हूं, और एक हो कि आप ये कहो कि मैं ये नहीं हूं।
लगेगा दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। जैसे आज के टाइम पे यदि हम देखें तो जो मॉडर्न करंट आप देख रहे हो, सोसाइटल जो करंट देख रहे हो, ये इस चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि हम क्या नहीं है। ठीक है। मतलब वी आर नॉट डन, हर चीज में ये दिखाने का प्रयास होता है जो आपका पॉलिटिकल एरिया है। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हम क्या हैं, हम ये चीज को शो करें। तो हम लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहते हैं। तो वही चीज इन्होंने क्या किया कि दोनों को कंबाइन करने की बात की, नेशनलिज्म को और एंटी इंपीरियलिज्म को, सोशल जस्टिस का। तो ये चीज था। इसी सिलसिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आज भी चलती है, ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद फाइल्स एक मूवी आप लोगों ने देख रखी है क्या, ताशकंद फाइल्स? ऐसा कुछ मूवी है ताशकंद के ऊपर, कोई मूवी बनी हुई है आई गेस, ताशकंद फाइल है नहीं क्या? सर। ओके, हाँ। लाल बहादुर शास्त्री बस को। कश्मीर फाइल्स देख रहे थे। अच्छा, कैसी लगी कश्मीर फाइल? सही था। मैंने तो नहीं देखा है फिलहाल। हाँ। ठीक है। तो ताशकंद में इसका गठन होता है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कहाँ पे होता है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है। कौन गठन करता है, तो वो नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है। एम एन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय। ठीक है। एम एन रॉय इनके कम्युनिस्ट लीडर थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में आप एक बार गूगल करके देखना है कि आखिर थे कौन एम एन रॉय। ठीक है। इनके बारे में सर्च करना थोड़ा, फिर विद्यान ये ना कहे कि मैं भूल गया था, नोट कर लो, एम एन रॉय को देखना है आपको। ठीक है। और अबानी मुखर्जी हैं, ये इसको मतलब इन सब लोगों ने मिलकर के शुरुआत की। आपको एम एन रॉय का देखना है स्पेशली। ठीक है। एम एन रॉय के बारे में देखना है। तो ये चीज है। एम एन रॉय वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड टू बी लीडरशिप ऑफ कमिंटर्न, ये पहले लीडर इलेक्ट हुए थे कमिंटर्न के। ठीक है। ये सब चीजें। कुछ और कम्युनिस्ट, एस ए डंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सबको सब जेल हुआ था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के थ्रू। देखो एक ये ध्यान रखना, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, तो जहां पे बोल्शेविक आएगा ना, ये ध्यान रखना कि कोई कम्युनिस्ट से रिलेटेड है। बोल्शेविक यानी कि गरीब गिरवा वर्ग आप कह लो, एक सिंपल सा सिंपल लैंग्वेज में। बाकी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आपको एक्चुअल में समझ आएगा क्या है ये। ठीक है। तो बोल्शेविक, तो उसमें आपको एक नाम ध्यान रखने का प्रयास करना है, नलिनी गुप्ता का। ठीक है। क्योंकि लेडी है, लेडी का नाम जनरली कम आता है, इसलिए लेडी का नाम आपको ध्यान रखने का चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो नलिनी गुप्ता ये थी। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके। हम्म। अब देखो, यहाँ पर क्या है, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी केस सब आ रहा होता है। ठीक है। जैसे कि कुछ कम्युनिस्ट को यहाँ पे पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, किस वजह से? मेरठ में इन्होंने कुछ कर दिया था कांड, जैसे कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, इन लोगों ने मिल करके ये सब किया था, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया था 1929 में। पूछा जाए बेसिकली मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, तो बेसिकली कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था ये कह करके कि ये कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट लीडर को, लेफ्ट विंग लीडर को किया जाता था, जिसमें कि ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे, जो ट्रेड यूनियन वाले थे, उनके साथ मिलकर के इन लोगों ने कांड करने की कोशिश की थी। ऐसे याद रखना, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। मेरठ वाले वैसे ही कुछ ज्यादा ही फेमस होते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलो, अब देखो, यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं वो लोग सब अपना एक्टिविज्म दिखा रहे थे। जैसे कि इंडियन यूथ कर रहे थे, क्या इंडियन यूथ कर रहे थे? ऑल ओवर इंडियन लीग, स्टूडेंट लीग वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड, हर जगह स्टूडेंट लीग को एस्टेब्लिश किया जा रहा था। स्टूडेंट का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे प्रिसाइड भी किया है। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट यूनियन सब कई जगह बन रहा है, स्टूडेंट लीग सब बन रहा है, उनके साथ मिलकर के कांग्रेस काम कर रही है, वहां पे जाके उन्हें वो कर रही है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, एक बहुत बड़ा धड़ा होता है ऐसा, जो कि अगर आपने स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब आपने पूरे समाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, आप एंड्रयू टेट का नाम सुना होगा, एंड्रयू टेट? ये सर सुना है तो देखा भी। क्या है विचार उसके लिए, एंड्रयू टेट के लिए? सर सर वो तो एकदम ही गंदा आदमी है, एकदम ही उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, अजीब सा है वो। ओके। कौन सी बात बुरी लगती इतना है उसकी? एंटी फेमिनिस्ट है वो, उसको कुछ पूछने का ही नहीं है। एंटी वुमेन है वुमेन वो? आर सर्व द मैन, क्या बोला, क्या दोबारा बोला? वुमेन आर मेड टू सर्व द मैन। हाँ। और और सर उसके बहुत सारे वीडियोस हैं जो एकदम एंटी फैमिली साउंड करते हैं। एंटी फेमिनिज्म है कि एंटी वुमेन है? एंटी वुमेन है सर। एंटी वुमेन है। ओके। सिर्फ तो वो ये, फेमिनिज्म नहीं है उसमें, वो बस बस यही बोलता रहता है कि
मैन डोमिनेट करेंगे वुमेन को, ये वुमेन बनी ही इस चीज के लिए, इस काम के लिए है। अच्छा, तो वो ये क्यों कहता है फिर साथ में कि वुमेन जो है उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उन्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाए। अगर लड़के जो है वो वुमेन को हर कॉस्ट पे उन्हें प्रोटेक्ट करे, जब जेल जाने की बात आती है तो कहता है लड़कियों को जेल नहीं होना चाहिए, वी मेन शुड बी इन द जेल, वी शुड प्रोटेक्ट द वुमेन, ये सब भी तो कहता है वो साथ में। तो वो एंटी वुमेन कैसे हो सब गया? एंटी वुमेन, एंटी फेमिनिस्ट है वो। एंटी फेमिनिस्ट है ना? एंटी वुमेन तो एंटी आपने कहा, मुझे लगा कि मैं भी है, फिर मुझे याद आया कि नहीं, एंटी फेमिनिस्ट तो है वो। एंटी फेमिनिस्ट तो डेफिनेटली है, एंटी फेमिनिस्ट तो 100% है। सर बट एंटी हाँ, फेमिनिस्ट और एंटी वुमेन में क्या अंतर है? अरे एंटी वुमेन तो मतलब सभी वुमेन फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो लड़कियों को कहता है उनको तोड़ दो, ठीक है, और बाहर निकलो, ठीक है। जैसे कि आज इंडिया में फेमिनिज्म जो है उसका क्या मतलब है? इंडिया में फेमिनिस्ट जो लेडीज है, जो फेमिनिस्ट लड़के हैं, वो कहती है हमें पढ़ने का राइट होना चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ये हमारी बॉडी हमारी चॉइस, ठीक है। अब यूएसए में क्या चलता है, वहाँ पे अलग स्तर पे चल रहा होता है, वहाँ पे बॉडी काउंट की बात की जाती है कि हमारा बॉडी काउंट जितना मर्जी उतना चलेगा। अब सर्च कर लेना बॉडी काउंट क्या होता है खुद से, ठीक है। सो ये सब चीज है कि फेमिनिज्म एक अलग धड़ा है, एक विचारधारा है फेमिनिज्म। और विमेन तो विमेन है, जैसे मेन मेन है, विमेन विमेन है। तो लड़कियों के खिलाफ, वो लड़कियों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि लड़कियों को तो कहता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, लड़कियों को कोई कुछ उसे ना कहे। हर चीज में आप प्रॉब्लम आप फेस करो, लड़कियों की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करो, जो लड़कियों को चाहिए वो प्रोवाइड करो, वो सारी चीजें कहता है। तो वो वहां पे विरोध नहीं, लड़कियों का विरोध नहीं करता, हाँ फेमिनिज्म का जरूर विरोध करता है। तो वो चीज है। तो मैं चलो यहाँ बहुत पे बहुत बेकार लगता है कभी ना उसके अ, ध्यान से सुनना उसे ना। देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं कहता उसको सपोर्ट करो ना करो, मैं भी उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं भी उसके विरोध में हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पे विरोध में हूँ मैं, ठीक है। बट हम्म। क्या होता है ना, कभी भी अगर आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करनी है ना, तो जो वो कह रहा है उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट बनाओ। जब आप वो काम करने लग जाओगे ना, जब आपकी हैबिट हो जाएगी किसी भी चीज के सपोर्ट में आर्गुमेंट बनाने की, तब आप उसका विरोध अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर विरोध करना है ना, तो पहले उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स लेकर के आओ, देखने का प्रयास करो, और सोचो कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। जो आप क्यों कह रहा, मैं मैं उसके खुद बहुत विरोध में हूँ, मैं भाई उसके तरीके का बिल्कुल नहीं सोचता। हालांकि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को सपोर्ट मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी एंटी फेमिनिस्ट हूँ, बट मैं एंड्रू टेट को भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बट स्टिल ये चीज है कि समझने का प्रयास करो कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। मैं लड़कियों की एजुकेशन के लिए पूरा हूँ कि हाँ लड़कों को बहुत एजुकेशन मिलनी जीरो चाहिए। फेमिनिज्म गलत है, पर फेमिनिज्म तो उससे ठीक है। फेमिनिज्म में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा है फेमिनिज्म में, कुछ भी अच्छा नहीं है। सर अमेरिका में क्या बताया सर? अब नहीं बोलूंगा दोबारा। सर बताइए न सर। बॉडी काउंट। सर मैं जा रहा हूँ थोड़ा 5 मिनट। हाँ जरूर जरूर, ये सुन के आगे अच्छा लगा। स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ठीक है। चलो अकेले तान्या बची है क्लास में, हम आगे बढ़े। तान्या। यस सर। सो बेसिकली हाँ, तो मैं ये इस बात पे कह रहा था कि वो जो है ना उसके पास स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, उसके पास यंग यंग बच्चों का सपोर्ट है, 14-15 साल से लेकर के 20-25 साल के जो यूथ है, उनका उनके पास उसके पास सपोर्ट है। तो उसके पास भयंकर पावर आ चुकी है। आज के टाइम पे देखो पूरा यूट्यूब टिकटॉक इंस्टाग्राम हर जगह पे वो छाया हुआ है। इतना मतलब उसे हर जगह से बैन कर दिया जा चुका है, उसका खुद का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, स्टिल हर जगह उसकी वीडियो चलती रहती है, स्टिल उसके वीडियोस पे करोड़ों व्यूज जाते हैं। तो ये शॉर्ट्स आते हैं। शॉर्ट्स आते हैं उसकी, फुल फ्लेजेड वीडियोस, उसके पॉडकास्ट हैं बहुत बड़े बड़े, 3-3 हम्म। घंटे के। तो वो उसके थॉट ना मतलब काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थॉट्स हैं उसके, और काफी ज्यादा मतलब यूथ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। और ऐसा चीज है कि यूथ कह रहे हैं कि हाँ अब हम सच्चे मैन बनेंगे, वी वुड बी रियल मैन, ऐसा कह रहे हैं। अब लड़कियां भी, कुछ लड़कियां भी उसके सपोर्ट में, ज्यादा तो नहीं, कुछ लड़कियां भी सपोर्ट में कहती है कि हाँ चलो ठीक है, आगे आने वाली जनरेशन लड़कियों के लिए अच्छी है, ऐसा कहती है। जो भी एक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसके पास यूथ का सपोर्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूथ का सपोर्ट है। जब यूथ का सपोर्ट होता है ना, तो आदमी को चाहे कितना बैन कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यूथ उसे आगे उठा देती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे यूथ का सपोर्ट इन लोगों ने लिया है, जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने, और बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह के थ्रू, और भी बहुत सारे किए हैं। यहाँ पे यूथ कांग्रेस, यूथ का वो कर दिया था, मतलब कांग्रेस का यूथ विंग की स्टार्ट इसने इन लोगों ने कर दिया था। तो बहुत कुछ यूथ के लिए किया था इन लोगों ने, यूथ के साथ मिलकर किया था। उसका फिर क्या है, पीजेंट का एजिटेशन होता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जैसे कि गुजरात में बारडोली सत्याग्रह होता है, जिसे कि वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं, ठीक है। और यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि दे दी जाती है,
बारडोली सत्याग्रह में जो यहाँ पे जाते हैं वल्लभ भाई पटेल, यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि दे दी जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अलग अलग रिबिलियन होता है, अलग अलग रिवोल्ट होता है, एजिटेशन होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में रंपा रीजन में होता है, ठीक है, किसान लोग सब विरोध करते हैं। राजस्थान में भी होता है, अलग अलग जगहों पे होता है ये चीज। तो पीजेंट्स लोग सब भी अपना विरोध कर रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, नया चीज होता है जो इससे पहले नहीं था, वह ट्रेड यूनियनिज्म का ग्रोथ। जो ट्रेड यूनियनिज्म है उसका ग्रोथ होता है, और AITUC का फॉर्मेशन किया जाता है। AITUC क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ये क्या है? ट्रेड यूनियन मूवमेंट को लीड करने का काम कौन करता है? AITUC। ट्रेड मूवमेंट क्या है? सबसे बड़ी बात, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बेसिकली जो आपके क्या कहते हैं, इधर कामगार होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं कंपनी वगैरह में, उनका अपना यूनियन बनना, तो उसे ट्रेड यूनियन कहा गया। तो उनका मूवमेंट, अब मान लो उनके राइट्स के खिलाफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे बंधुआ मजदूरी के टाइप करवाया जा रहा है, 8 घंटे के बदले उनसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, तो इन सब चीजों से निपटारा करने के लिए ये लाया गया था क्या? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और यही मूवमेंट जो चला था उसे कहते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। तो AITUC को फाउंड किसने किया था? तो लाला लाजपत राय, ठीक है, ये उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। 1920 ईस्वी में फाउंड हुआ था, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, और जनरल सेक्रेटरी बने थे दीवान चमन लाल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये दो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने का प्रयास करना है। पहला क्या? लाला लाजपत राय, ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और दीवान चमन लाल, दीवान थे, चमन लाल ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। ये दो नाम आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है, दीवान चमन लाल और लाला लाजपत राय, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। कोशिश करना याद रहे, और दुआ पलट लोगे तो फिर ये चीज सब दिमाग में बैठ जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आपके एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम को पढ़ना चाहिए, है ना। यस सर। तो डेफिनेटली तब तक याद हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो ट्रेड यूनियन है, इन लोगों ने काफी कुछ किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप ये लोग करवाए थे, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क में इन्होंने वो किया, अपना काम किया। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ये कहा जाता है कि 1.5 लाख वर्कर जो है ये 5 महीने तक स्ट्राइक पे चले गए थे। 1.5 लाख वर्कर 5 महीने तक स्ट्राइक पे जाएंगे, मतलब कि पूरी तरीके से ठप हो जाना सब कुछ, ठीक है। तो बॉम्बे टेक्सटाइल मिल, इन लोगों ने इतना बड़ा वो क्या काम किया था। बकिंघम कार्नेटिक मिल में इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया था। तो ये सब सब कुछ किया था, और लगभग 5 लाख वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे, तो ये चीज है। और फर्स्ट मे डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन मद्रास। पहला मे डे सेलिब्रेट किया गया था मद्रास में। मे डे क्या है ये आप मुझे बताओ, ठीक है, व्हाट इज लेबर मे डे। डे? हाँ, लेबर डे। लेबर डे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मनाया गया था, मे डे, लेबर डे, ठीक है, क्या है, मद्रास में सेलिब्रेट किया गया था सबसे पहले। ऑल राइट, ये चीज हुआ था। उसके बाद फिर कास्ट मूवमेंट सब भी चला था, कास्ट के विरोध में, कास्ट को हम लोग खत्म कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि एक टीचर है वो कहते हैं कि मैं उनका लेक्चर देख रहा था, कास्ट के ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर था उनका। तो कहते हैं कास्ट एक रक्त बीज की तरह है, जितना इसे समाप्त करना चाहो उतना ही बढ़ते जाता है। कास्ट समझ ही नहीं आता कास्ट में क्या सीन है, कितना भी विरोध कर लो खत्म होता ही नहीं है। अब अब कास्ट का रूप बदलता जा रहा है। अब जैसे डॉक्टर है, उनका अलग ही कास्ट बनता जा रहा है कि हम डॉक्टर है तो डॉक्टर में ही शादी करेंगे, IITN है तो IITN से ही शादी करेंगे, लॉयर है लॉयर में ही शादी करेंगे। तो अलग ही प्रकार का कास्ट बनता जा रहा है। तो ये सब भी चल रहा है, मतलब अपना कि ये कास्ट खत्म नहीं हो रही, अपना रूप बदल रही है खाली रक्त बीज की तरह। तो ये चीज है। तो अब इसमें कुछ मूवमेंट दे रखा है कास्ट के बेसिस पे, जैसे कि जस्टिस पार्टी है, ठीक है, मद्रास में हुई थी लॉन्च। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार भी कहते हैं, तो इसने शुरू की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जस्टिस पार्टी भी इंपॉर्टेंट है मद्रास की, ठीक है। जस्टिस पार्टी क्यों थी, की गई थी? क्योंकि इन लोगों का कहना था कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में ब्राह्मण सबका ही दबदबा है हर जगह, तो हमें भी चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ब्राह्मण 2% भी नहीं है पॉपुलेशन के, इनके पास 70% जॉब है, और बाकी लोग जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन 90% है, फिर भी उनके वहां पे रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो इस चीज के विरोध में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था कि नहीं, ये ब्राह्मण भारत छोड़ो वाला जो नारा निकला एक हिसाब से, वो चीज कि ब्राह्मण लोग का दबदबा नहीं होना चाहिए, हम लोग हैं मेजोरिटी में, हम लोग का होना चाहिए, तो वो चीज था। उस आदमी सत्यशोधक एक्टिविस्ट जो है, इसका शुरुआत हुआ था सतारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की गई थी, वही चीज होगा ये। और फिर भास्कर राव जाधव थे महाराष्ट्र में, कोशिश करना याद रहे तो ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। महाड़ सत्याग्रह अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था,
ठीक है। रेडिकल इजावा का मूवमेंट चला था, ठीक है। इजावा जो है एक कास्ट है केरला में, इड़ावा कहेंगे इजावा कहेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि जेड को रॉ रॉ करके कुछ प्रोनाउंस करते हैं, क्या होता है एक्चुअली मुझे नहीं पता। तो जैसे प्रोनाउंस करता है, इन लोगों का मूवमेंट था। ये लोग काफी अच्छी खासी इनकी पॉपुलेशन थी, बट इनका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं था इस कास्ट का। तो इसके लिए के अय्यप्पन, के सी केसवन, ये सब आते हैं केरला में, और ये इनके लिए अपनी आवाज को उठाते हैं। फिर ऐसी एक और आता है SNDP मूवमेंट, ठीक है, जिसमें कि नारायण गुरु लीड करते हैं। हम देखेंगे इसे बाद में, देखेंगे इन सबको जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट को देखेंगे। तो नारायण गुरु का नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना, तो मैं बता देता हूँ। नारायण गुरु जो है, ये इस चीज को काफी ज्यादा लीड किए थे। देखो जनरली क्या होता है, जितने भी कास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें बहुत सारे कास्ट मूवमेंट ऐसे हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ये एकदम एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, ये इस टाइप का कास्ट मूवमेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है पेरियार का, ठीक है। जो महार सत्याग्रह वगैरह है सब अम्बेडकर का, ये एंटी हिंदू, आप इसे कह सकते हो कि नहीं, ये कास्ट को एकदम खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं मानना, 22 प्रतिज्ञा ले लो कि हम हिंदू धर्म को ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, इस टाइप का था। पर ये जो नारायण गुरु वाला था, ये भी हम लोग को पढ़ना है। नारायण गुरु का जो मूवमेंट था, ये भी दलितों के उत्थान की बात करते थे, ये खुद भी दलित थे, दलित समाज से आते थे। इन्होंने क्या किया था कि जैसे क्या होता है ना कि शिवलिंग की स्थापना करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है और किसी को नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक पत्थर लेकर के आया नर्मदा नर्मदा नदी से आके, और उसकी स्थापना कर दी, कहा ये शिवलिंग है, उनकी पूजा करो। तो ये इस तरीके से काम किया, कहा जो कि ऐसा नहीं है, हमें भी अधिकार होना चाहिए इस चीज को स्थापना करने का, शिवलिंग की स्थापना करने का। तो इन्होंने स्थापना कर दिया। तो देखो दो टाइप के थॉट चल रहे हैं, जो दलित मूवमेंट चल रहे हैं, दो टाइप के चल रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म के विरोध में जाना है, हम सब चीज को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक कह रहे हैं हम इसमें रिफॉर्म लेकर के आएंगे, हम ये काम करेंगे। आप शिवलिंग को स्थापना से ब्राह्मण नहीं कर सकते, हम भी स्थापना कर सकते हैं। तो ये चीज है, ये नारायण गुरु का कहना था, और काफी ज्यादा फेमस हुआ इनका। बहुत सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड भी थे, आज भी साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। और इनके अलावा भी ऐसे बहुत से थे, जैसे कि फागूजी बंसोड़ नाम के थे, ठीक है। अभी हम देखें फागूजी बंसोड़, BNSOD बंसोड़, फागूजी बंसोड़, ये भी इसी टाइप के थे कि मतलब वो आर्यन इन्वेशन थ्योरी में भी विश्वास करते थे। वो ये भी जानते थे कि हाँ आर्य बाहर से आए थे, सब चीज में विश्वास करते थे, पर फिर भी भगवान को मानना कि हम भगवान को तो मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो वो सब सीन था, ये अलग अलग विचारधारा होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब जितने भी दलित मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गाली देना हिंदुओं को या ब्राह्मणों को गाली देना, ऐसा नहीं था। धर्म को मानते हुए उसमें रिफॉर्म लाने का भी बहुत सारा चला था। लेकिन हाँ, आज मेन स्ट्रीम न्यूज में या मेन स्ट्रीम हमारे हिस्ट्री में इन सबको गायब कर दिया गया है। एक राम नामी संप्रदाय उस टाइम पर लॉन्च हुआ था, जो अपना ट्राइबल ग्रुप है, उसने अपने पूरे शरीर पे राम 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 गुदवा लिया था, हर जगह हर जगह। आज भी उनका आप कभी सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, राम नामी संप्रदाय, ठीक है। आप जब सर्च करोगे ना, आपको लगेगा है ये क्या है, पूरे शरीर पे उन्होंने टैटू बनवा लिया है राम नाम का, हर जगह राम 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 लिखा हुआ। क्या हुआ था कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो उस बात को उन्होंने कहा, अच्छा मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, ठीक है, हम राम को तो तुम मंदिर में नहीं जाने दोगे ना राम के, हम अपने शरीर में राम को बसा लेंगे। तो इस टाइप के मूवमेंट भी चले थे, लेकिन आज उन सबका उल्लेख नहीं होता अपने समाज में, जबकि इन सबका भी उल्लेख होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज था। अब जैसे अब देखो और भी कास्ट मूवमेंट हुआ था, जैसे कि बिहार और यूपी में यादवों ने, आप लोगों ने किया था विरोध बहुत ज्यादा, कहा था हमारा सोशल स्टेटस बढ़ाओ। तो अपना जो है कास्ट वगैरह सब जो है इस चीज के लिए काफी विरोध प्रदर्शित किया था, तो यादवों ने किया था। उसके बाद फिर यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये थी अंडर फजल ए हुसैन के नाम से, ये यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बहुत सारे कास्ट मूवमेंट सब हुए थे, ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, साक्षी सुन रही हो? Yes. ओके ओके। उसके बाद फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होती है सोशलिज्म में, जिसमें कि एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना, जो कि बाद में हम चेंज करके HSRA बना लिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये सब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, HRA के बारे में, है ना। इसने क्या क्या काम किया था, एक बार और पलट लेना अगर याद नहीं आ रहा हो तो, कि क्या क्या था HRA, क्या था HSRA, कौन कौन इसके मेंबर थे, एक बार पलट लेना इसे दोबारा से। उसके बाद फिर क्या है, युगांतर, अनुशीलन ग्रुप, ये सब का सब काम किए थे, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनुशीलन चिटगांव में सूर्य सेन के अंदर में वो हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, ये सब चीज हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न उठता है कि वाई अट्रैक्शन फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आखिर ऐसा प्रेम क्यों उमड़ा नॉन कॉपरेशन के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का।
तो इस वजह से उभरा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, गांधी जी जेल में थे, ठीक है, कोई इनके पास लीडरशिप बची नहीं थी, अब करे तो करे क्या, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर देते हैं। तो इस वजह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी यहाँ पर आती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सडनली विड्रॉ किया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो इस वजह से भी इनके अंदर गुस्सा फूटा पड़ा था, तो ये गुस्सा फूट फूट के बाहर निकल रहा था सब चीज का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। अब नियरली ऑल मेजर लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज हैड बीन इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, मैंने क्या कहा था उस टाइम पे ना, गांधी जी का ऐसा प्रभाव था कि सबके सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पर जितने रिवॉल्यूशनरी थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, मॉडरेट भी सपोर्ट कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे, सबको सपोर्ट कर रहा था। तो जब ये छोड़ दिया गया तो अब ये एकदम अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे एक हिसाब से। जोगेश चंद्र चटर्जी हो गए, सूर्य सेन हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, ठीक है, जयदेव कपूर, जतिन दास, ठीक है, ये सब के सब आपकी क्या है, अपना आपको सुनने में ये क्या है, मतलब हम लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, इन लोगों ने ऐसा खिला दिया, तूने मेरे प्यार का, ठीक है, वो बात हो गई कि ये तो गलत बात है, हम अभी मिल जाती आजादी, लेकिन गांधी जी ने तुरंत वापस ले लिया, तो इस वजह से गुस्सा भी था इन लोगों के मन में। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें इन्फ्लुएंस किसका पड़ा था इन्हें, तो रशियन रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेड यूनिज्म जो बढ़ रहा था उसका भी प्रभाव पड़ रहा था, ये सब चीजें ये सब कर रहे थे ये लोग सब। साक्षी यादव एंटर्ड द रूम। ओके, आ जाओ आ जाओ। हाँ, शाबाश, ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीज था, और उसके बाद फिर जर्नल सब प्रकाशित करने लगे, आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, इस सब टाइप की इन लोगों ने वो किए, जर्नल सब पब्लिश करना शुरू किए। कुछ नॉवेल्स और बुक्स लिखे गए, जैसे कि बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल, ठीक है, और पथेड़ दबी, ठीक है, पाथड़ दबी, जैसे प्रोनाउंस करोगे इसे, तो वो शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ये सब किया गया। तो ये सब कुछ इनका इन्फ्लुएंस समाज के ऊपर पड़ा, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया था ये सब हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है, कि मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या किया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हो कौन थे? हु वाज राम प्रसाद बिस्मिल? हु वाज राम प्रसाद बिस्मिल? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? involved in Papuri constitution of this. हाँ, काकोरी का जो हुआ था रॉबरी, काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया था, तो उसमें ये इन्वॉल्व थे राम प्रसाद बिस्मिल। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये चीज ध्यान रखें इनका नाम को। और इनके साथ साथ सचिन सान्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, ये सब के सब थे। तो काकोरी रॉबरी क्या हुआ था, 1925 ईस्वी में इन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया था, सिंपल से यही चीज है। और इसमें 17 लोग को जेल हुआ था, और 4 ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ एंड 4 इन लोग को लटका दिया गया था। देखो, 17 लोग को जेल हुआ, ठीक है, 4 लोग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, और 4 लोग को जो है लटका दिया गया। लटका किस किस को दिया गया, हत्या किस किस की कर दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काकोरी केस में 4 नाम आपको ध्यान रखना है जिन्हें की फांसी की सजा दी गई थी। एक है राम प्रसाद बिस्मिल, एक है अशफाक उल्ला खान, एक है रोशन सिंह, और एक है राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। इन चारों को लटका दिया गया है, देवर हैंग। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्होंने ट्रेन को क्यों लूटा होगा? ऑब्वियसली इन्हें अपने पैसे चाहिए थे इस चीज के, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, तो इस वजह से इन्हें किया गया हैंग। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। याद रहेगा नाम चारों? याद रहेगा? VR virtual reality is entering the room. हेलो। हाँ, ये क्या आना जाना चाह रहा है बार बार, ये लोग भी जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या चाह रहा है साक्षी? अच्छा, उन लोग भी चले गए थे? नेटवर्क ओके। ठीक है। सर तो इतना देर बैठे हुए थे? नहीं 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 नहीं, पढ़ा रहा था पढ़ा रहा था।
ये बीच बीच मतलब एक दो बार ऐसा हुआ था डिस्कनेक्ट, बाकी तो थे ही लोग। ठीक है, देख लिया होलिका दहन? सर उतना मजा नहीं आया। क्यों? मैं रहता था तो लुकाटी जानते हैं हाँ 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 सर, वो बनाता था। मैं ही बना के सबको देता था। मतलब हाँ छोटा सा ही गांव है, मतलब हाँ 20-25 घर का है। तो मैं ही बना लेता था 10-12। इस बार एक भी नहीं बना। 20-25 घर है बस गांव में? हाँ मतलब छोटा सा है। अरे मतलब है 30-35 घर, अब हो गया, मतलब बढ़ते बढ़ते हो गया, लेकिन इतना हम्म, ही शुरू हुआ था 15 घर से। ओके, बढ़िया। तो वही नहीं, उतना कुछ खास नहीं। इस समय सुबह हो रही थी तो न झाल ढोल मृदंग कुछ नहीं बज रहा था। अरे ऐसे ही नॉर्मली नॉर्मली मैं तो सोचा कि पूरा होता रहेगा, आवाज नहीं आएगा, सिर्फ देखेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ हम्म नॉर्मली सारा किए। हम्म बस ऐसे ही, उतना कुछ खास नहीं। बट फिर भी कॉल रखने का मन नहीं कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ, होता है ऐसा। फिर ठीक है। सोचे ये सब मोह माया है। बिल्कुल कॉल काटा, इधर ज्वाइन किया। सही बात है, मुंह मारा खराब। ठीक है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और एच एस यस। आर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, एच एस आर क्या है ये सब चीज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे। मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है और साक्षी के फोन से ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके, तो क्या किया जाए, क्लास को बंद कर दिया जाए फिर? पूछ लेता हूँ, क्लास बंद कर दिया जाए, क्या किया जाए? ये लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तान्या का मैसेज आया, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है और साक्षी के फोन से ज्वाइन नहीं हो रहा। कोई नहीं सर, फिर रहने देते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाता तो अच्छा रहता, वैसे ज्यादा बचा नहीं था, थोड़ा सा ही बचा था, बट ठीक है, ये सर बिकॉज ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलिए बंद कर देते हैं हम। अ, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।